नहीं जानता था कि हैदराबाद की नगरी मेरी प्रथम यात्रा में मुझे स्वीकार नहीं करेगी और विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में एक दिन उदगीर मेरी शरण स्थली बन जाएगी। प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा के यात्रा वृतांत जाना था हैदराबाद, पहुंच गया उदगीर में उल्लिखित उनकी यह पंक्ति स्पष्ट रूप से यह संकेत देती है कि उनका यह यात्रा वृतांत हमें इतिहास से इमोशन तक की यात्रा कराने वाला है। वे जब कहते हैं कि तेलुगु और हिंदी कितनी मिलती जुलती लगी, तो दो प्रदेशों के बीच एक रिश्ता बनता दिखता है। नागपुर के संतरे, वर्धा में गांधी की याद, सब यही एहसास दिलाते हैं कि यात्रा वृतांत सिर्फ कहाँ गए, क्या देखा नहीं होता। यह समय, समाज और इंसान को जोड़ने वाला एक पुल है, एक इमोशन है। आप प्रोफेसर सिन्हा को सुने। कोई 2 शताब्दी पूर्व की बात होगी। महाराष्ट्र के लातूर जिले में अवस्थित एक ऐतिहासिक नगर उदगीर में मराठों और हैदराबाद के निजाम आली के बीच एक घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें निजाम आली को मुंह की खानी पड़ी थी। इसी युद्ध के पश्चात भारत के मध्ययुगीन इतिहास का एक कुशल सैन्य नायक इब्राहिम खां गर्दी, जिसने निजाम की सेना में फ्रांसीसियों से तोप दागने की कला में निपुणता प्राप्त की थी, निजाम को त्याग कर मराठों की सेना में शामिल हो गया था। मराठों का युद्ध कौशल ही कुछ ऐसा था कि असाधारण सैन्य प्रतिभा का धनी इब्राहिम खां गर्दी उनकी ओर आकर्षित हो गया था। किसी न किसी रूप में इन तथ्यों से मैं परिचित था, पर मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि शिवाजी की उस भव्य और विशालकाय कांस्य प्रतिमा की नगरी उदगीर एक दिन मेरी शरण स्थली बन जाएगी। पटना से हैदराबाद के लिए 4 दिसंबर 1992 की शाम में चला था मैं, एक रेल यात्री के रूप में। दौड़ते हुए गांव नगर, खेत खलिहान, जंगल पहाड़ आदि बचपन से ही आकर्षित करते रहे हैं मुझे। एक अजीब सा स्फुरण होता रहा है मेरे मन में उन्हें देखकर। पर उस शाम पता नहीं क्यों पटना की सीमा छूटी भी नहीं थी कि मैं नींद में चला गया। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का नगर प्रयाग मुझसे अपरिचित नहीं रहा है। कई बार वहां जा चुका हूं, संगम में स्नान कर चुका हूं। विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले सम्राट अशोक और सिकंदर से भी ऊंची आकांक्षाओं के धनी समुद्रगुप्त के स्तंभ अभिलेख मुझे पहले भी कई बार प्रयाग बुला चुके हैं। माणिकपुर के आसपास मेरी नींद विश्राम चाहती है और मैं जाग जाता हूं। विचार अब मेरी रेल यात्रा में साथ हो जाते हैं और मैं उन्हें लेकर बंजर पथरीली वादियों में ट्रेन की खिड़की से सिर निकाले विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा, तापी को पार करता, हवाओं से बात करता बस चला जा रहा हूं। लगभग 1000 किलोमीटर लंबी और उत्तर में दक्कन की सीमा का निर्माण करने वाली विंध्य पर्वत श्रेणी मेरी आंखों में एक समा सी बांध रही है। भेड़ा घाट में संगमरमरों के बीच उछलती कूदती अमरकंटक की दुहिता नर्मदा मेरी आंखों को अक्सर बंद कर दे रही है। सहसा मेरी नजर एक अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करती है। सरस्वती पुराणों के समय से ही ब्रह्मा की सहधर्मिणी मानी जाती रही हैं। विद्या की देवी के रूप में हिंदू अत्यंत भक्ति भाव से इनकी उपासना करते हैं। पर माणिकपुर में पहाड़ियों के ऊपर वीणा वादिनी का इतना भव्य मंदिर, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी मैंने। खिड़कियों के बाहर मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ था और मेरी आंखें शीतलता का अनुभव कर रही थीं। मंदिर के चारों तरफ तारों की तरह झिलमिल झिलमिल वे सीरीज बल्ब एक अलौकिकता का दर्शन करा रहे थे और मैं आश्वस्त भाव से एक संतोष का अनुभव कर रहा था।
समय बीतते देर नहीं लगती, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने था। विचारों के साथ जबलपुर, इटारसी आदि को पार करता मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ मैं महाराष्ट्र में कब प्रविष्ट हो गया पता ही नहीं चला। नागपुर आने वाला है, किसी ने कहा नहीं कि संतरे मानस पटल पर डूबने उतराने लगे। सुना था कि नागपुर के संतरे बड़े मीठे होते हैं और अपनी मिठास में वे दक्षिण कैलिफोर्निया के संतरों से भी प्रतियोगिता कर सकते हैं। नागपुर आया और सर्वप्रथम मुझे संतरों के ही दर्शन हुए। कोई आदमी नहीं, प्लेटफॉर्म भी नहीं, यहां तक कि संतरा बेचने वाला वह मराठी युवक भी मुझे संतरों के बाद ही दिखा। संतरों के रस में निमग्न मेरी रेल वर्धा पहुंचती है। बड़ी श्रद्धा से प्लेटफॉर्म पर मेरे पांव पड़ते हैं। यह वही स्थान है जहां गांधी ने शिक्षा को सामाजिक आर्थिक प्रगति, भौतिक उन्नति, राजनैतिक और नैतिक विकास का आधार समझा था। पर तुरंत ही पीड़ा और अवसाद की एक पतली चादर आ घेरती है मुझे। राष्ट्रपिता को आखिर भूल क्यों गए हम? क्यों भूल गए हम स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक को? क्या इन महापुरुषों ने धर्म विशेष की सेवा की थी? क्या उन्होंने मानवता की सेवा नहीं की? मुझे स्वामी विवेकानंद याद आते हैं, जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में कहा था, मुझे ऐसे देश का धर्मावलंबी होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। विवेकानंद का स्पष्ट मत था कि यदि कोई अपने धर्म के बचने और दूसरों के धर्म के विनाश का स्वप्न देखता है तो मुझे उस पर दया आती है। मैं उसे बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही प्रत्येक धर्म के ध्वज पर लिखा जाएगा, युद्ध नहीं शांति, विनाश नहीं निर्माण, मतभेद नहीं मिलन। विवेकानंद मानते थे कि यह जरूर एक कठिन लक्ष्य है, पर वह इसे अप्राप्य भी नहीं मानते थे। विचार प्रक्रिया में क्रमबद्धता थी अथवा नहीं, उसमें तल्लीनता तो जरूर थी। यह मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा था। महाराष्ट्र पीछे छूट गया है और अब मैं आंध्र प्रदेश की सीमा में हूं। तेलुगु में 2 युवकों द्वारा की जा रही बातचीत से मैंने यह अर्थ निकाला। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की सीमा छोड़ अब मैं द्रविड़ भाषा परिवार के बीच था, पर मुझे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रूप और शब्द की कई समानताएं दिखीं। तेलुगु के पुलु, लवंगमु, अखरोटू के साथ हिंदी के फल, लौंग और अखरोट में समता का दिशा निर्देश भला कोई कठिन कार्य है? ऐसे अनेक उदाहरणों से मैं परिचित होता जा रहा था। श्रृंखलाबद्ध सुनता और आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबाता। कहां द्रविड़, कहां आर्य? तेलुगु और हिंदी, आर्य और द्रविड़ में पार्थक्य की खाई कहां? यह तो विरोध का षड्यंत्र है। नीलगिरी मेरी यात्रा के मार्ग में नहीं था, पर मैं भारत के इस नील वर्ण वाले अद्भुत पर्वत के निकट पहुंच रहा था। मात्र यह कल्पना ही मुझे पागल कर देने के लिए काफी थी। देखी थी मैंने एक मूर्ति जो बनते बनते रह गई थी। पता नहीं क्यों टैगोर की पंक्ति, यदि कोई डाक दिए केउ ना आशे तबे एकला चलो रे, कई बार स्मृति में आ रही थी और मेरा तन मन पायलों की तरह सिहर सिहर उठता था। यह बाहर की शीतल हवाओं का प्रभाव था या सचमुच टैगोर की ही पंक्ति का, मैं नहीं जानता। रात्रि में ककातियों का प्रदेश वारंगल आया था। नींद खुलने पर एक तेलुगु भाषी सह यात्री ने बताया, यह वही वारंगल था जिसने अमीर खुसरो की तारीखे अलाई को विषय वस्तु प्रदान किया था। स्वयं पर क्षोभ हुआ। मैं जगा क्यों नहीं? मराठों से मिला, बुंदेलों और बघेलों से मिला, फिर ककातियों से भी तो मुझे मिलना चाहिए था। समय बीतने पर अब पश्चाताप के अतिरिक्त और शेष रह भी क्या जाता है। हैदराबाद की नगरी अभी मुझसे दूर थी,
पर उतनी दूर भी नहीं कि मैं अपने साथ ले गए जेनेट मॉर्गन द्वारा रचित एडविना माउंटबैटन की बायोग्राफी के बाकी बचे 50 पृष्ठ समाप्त कर पाता। हैदराबाद को युग्म नगर से अलंकृत करने वाला शहर सिकंदराबाद पीछे छूट चुका था। लगभग आधे घंटे बाद मैं हैदराबाद में था, फूलों के शहर हैदराबाद में, उसी हैदराबाद में जिसने अतीत काल से ही उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया है। दक्षिणी भी तो यहीं विकसित हुई ना। मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता है, हिंदी के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया इसने। दक्षिणी हिंदी के अमर ग्रंथकार शाह मीरा जी को कोई भूल सकता है क्या? पर इसके पूर्व कि मैं मुल्ला वजही और उनकी पंक्ति हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान सौ को अपनी स्मृति में लाता, विचारों का यह प्रवाह एक झटके से रुक जाता है। 6 दिसंबर 1992 की प्रातःकालीन अरुणिमा में प्रकाश की उज्ज्वलता प्रत्यक्ष है, किंतु ऐसा लग रहा है जैसे अप्रत्यक्ष रूप से उस अरुणिमा पर अंधकार की काली छाया आवृत्त है। डब्बे में करीमन और सलमा अनिष्ट की आशंका से कांप रहे हैं और उन्हीं के निकट बैठा मैं स्वयं अपने अंतर की अशांति को छुपाता हुआ उनसे बातें करने की कुछ चेष्टा कर रहा हूं। पर कब तक, कहां तक मैं उनका साथ देता? मैं एक यात्रा पर था और स्वयं अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त था। भिन्न भिन्न प्रदेशों, जातियों और धर्मों के रंग को अपनी आंखों में बसा लेने की इच्छा रखने वाला एक विशुद्ध यात्री था मैं। शीघ्र ही मेरे विचार करवट लेते हैं और मुझे हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। मैं अपनी कल्पना में शिक्षा और संस्कृति की एक प्रख्यात संस्था सलार जंग संग्रहालय पहुंचा दिया जाता हूं। यह एक अद्भुत संग्रहालय है जहां इटली के महान मूर्तिकार बेंजोनी की छीने आवरण में लिपटी रेबेका निवास करती है। विजयनगर साम्राज्य के सोम स्कंद निवास करते हैं। जमिनी राय और अमृता शेरगिल तो है ही यहाँ। अरबी और फारसी की अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों को अपना स्नेह सिक्त संरक्षण प्रदान करने वाला यह संग्रहालय एक दिवा स्वप्न की भांति है। ज्ञान का इतना बड़ा खजाना और वह भी इतने विविध रंगों में। गोलकुंडा जो कभी कोहिनूर के लिए सारे विश्व में जाना जाता रहा है, हैदराबाद के संस्थापक कुली कुतुब शाह की याद दिलाता है मुझे। मदन्ना और अकन्ना याद आते हैं और देखता हूं मैं भारतीय वास्तुकला के एक प्रतिमान चार मीनार को। 16वीं सदी के अंतिम दशक में निर्मित इसकी भव्य मीनारें इसकी गंभीरता को नीरवता प्रदान करती जान पड़ती हैं। बिड़ला मंदिर, मक्का मस्जिद और रविंद्र भारती भी एक एक कर मेरी आंखों में डूबते उतराते हैं और दिन किस प्रकार रात्रि को पा जाता है पता ही नहीं चलता। पर हैदराबाद की मेरी यात्रा प्लेटफॉर्म पर ही इसी तरह समाप्त हो जाएगी, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हैदराबाद आकर भी मैं हैदराबाद के हृदय से अपरिचित और उसमें छुपे रत्नों के दर्शनों से वंचित रह गया था। मैं तो दिन भर बस हैदराबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता रह गया। रात 9 बजे मैं उदगीर जाने वाली ट्रेन में था। हैदराबाद से किसी भी सूरत में निकलना था। स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। रात्रि में अनिष्ट की आशंका स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं मराठों की नगरी उदगीर जा रहा था। उदगीर मेरे लिए एक सर्वथा अपरिचित जगह नहीं थी। पुस्तकों के माध्यम से मैं जानता था महाराष्ट्र के इस नगर को। यहाँ 1760 ईस्वी में बालाजी द्वितीय के नेतृत्व में मराठों के सेनापति सदाशिव राय ने हैदराबाद के निजाम आली को एक युद्ध में पराजित किया था और दौलताबाद का ऐतिहासिक किला प्राप्त करने के अतिरिक्त इब्राहिम खां गर्दी के रूप में एक हीरा भी प्राप्त किया था। पर मैं नहीं जानता था कि हैदराबाद की नगरी मेरी प्रथम यात्रा में मुझे स्वीकार नहीं करेगी और विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में एक दिन उदगीर मेरी शरण स्थली बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।